जामा मस्जिद सदियों की तरह आज भी दो जानों बैठी मीनारों के हाथ उठाए अपने फर्जंदों की सलामती की दुआ मांग रही है। मुद्दत हुई कि कबूलियत के दरवाजे बंद हो चुके, मगर कैसा यकीन है कि बैठे बैठे पत्थर हो गई, मगर एक लम्हे के लिए हाथ दुआ से मायूस न हुए। नमस्कार। उर्दू के मशहूर उपन्यासकार काजी अब्दुल सत्तार ने अपने उपन्यास हजरत जान की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की थी, लेकिन 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद एक ऐसा वक्त भी आया था जब इस मस्जिद के मीनारों के दोनों हाथों को पूरे जिस्म समेत मिस्मार कर देने की योजना बनाई जा चुकी थी। न केवल जामे मस्जिद की बल्कि लाल किला समेत पूरे शाहजहानाबाद यानी आज की पुरानी दिल्ली को चटियल मैदान में तब्दील करने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया था। इस काम के लिए दिल्ली से लेकर लंदन तक एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई जा रही थी। इस मुहिम पर पूरी तरह अमल दरामद क्यों न हुआ, कैसे कैसे लोग इस मुहिम में शामिल थे, इस पर थोड़ी देर बाद चर्चा करते हैं। पहले उस पृष्ठभूमि पर सरसरी नज़र डाल लेते हैं जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची थी। आज से 165 वर्ष पूर्व 11 मई 1857 को दिल्ली में सब कुछ मामूल के मुताबिक सामान्य रूप से चल रहा था। रमज़ान का 14वां या 15वां रोज़ा था। मुसलमान सहरी से फारिग होकर और फजर की नमाज पढ़कर अपनी रोज़ाना की मशगूलियात की तैयारी में जुटे हुए थे। हिंदू अपने घरों से निकलकर जमुना की ओर स्नान करने जा रहे थे और कुछ स्नान कर वापस अपने घरों को लौट रहे थे। मई जून की सुबह का लाल सूरज आग उगलने की तैयारी में पूरब की उफक पर नमूदार होने वाला था कि अचानक जमुना के दूसरे किनारे से पहले रोशनी नजर आई, फिर काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। किले के अंदर कुछ हलचल हुई। बादशाह ने रेजिडेंट को तलब किया, फिर कुछ सवारों को दौड़ाया गया कि जाकर देखकर आएं कि माजरा क्या है। इस मंजर के चश्मदीद गवाह रहे ज़हीर दहलवी ने इस हालत को अपनी किताब दास्तान गदर में कुछ यूं बयान किया है। अब जो दरिया के पुल के जानिब निगाह की तो देखा कि दरिया पार जो मीर बहरी का बंगला है उसमें आग लग रही है और शोले उड़ उड़ कर आसमान को जाते हैं। दरिया का किनारा गर्दो गुबार से धुआं धुआं हो रहा था। मीर फतेह अली ने रिसालेदार को हुक्म दिया कि सवार भेजकर खबर मंगाओ कि ये रोशनी कैसी है। अभी ये सवार मौके वारदात पर पहुंचे भी नहीं थे कि सलीमगढ़ किले के नीचे पुल पर देखा कि उधर से बेतहाशा लोग, मल्लाह और पुल के चपरासी भागते हुए चले आ रहे हैं। बहरहाल खबर लाने गए सवारों से पहले ही उस धुएं और रोशनी की वजह लाल किले के पीछे आन मौजूद हुई थी और फिर दिल्ली में शुरू हुआ था 4 महीने का शिकस्त और फतह, उम्मीद और नाउम्मीदी, वफादारी और गद्दारी, विश्वास और विश्वासघात और सबसे बढ़कर खून खराबे और शिकस्त रेख यानी तोड़ फोड़ का खेल। ये मेरठ छावनी के बागी सिपाही थे जो एक दिन पहले अपने अंग्रेज अफसरों को मारकर और गोला बारूद लूटकर मुंह अंधेरे दिल्ली पहुंचे थे और मीर बहरी के बंगले यानी टोल हाउस को आग लगा दी थी। ये दिल्ली आए थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने, जिन्होंने सुअर और गाय की चर्बी लगे कारतूसों से उनका धर्म भ्रष्ट और दीन खराब कर दिया था। अंग्रेज अब उनके मुताबिक उन्हें क्रिस्तान बनाने पर आमादा थे। ये वो बागी सिपाही थे जिन्होंने बंगाल से लेकर खैबर तक की हुकूमतों को अपने तलवारों और बंदूक की संगीनों से रौंदते हुए अंग्रेजों की झोली में डाल दिया था। वो दिल्ली आकर केवल नाम के बादशाह बहादुर शाह जफर के सामने खड़े थे। बहादुर शाह जफर उन अजीमुशान मुगलों का आखिरी चश्मो चराग था जिसके फरमारवाओं की कदमों की धूल को बड़े बड़े राजा और महाराजा और नवाब अपनी आंखों का सुरमा समझते थे। उनके पलकों के एक इशारे पर लोगों की किस्मतें बदल जाती थी, मुल्कों की तारीख बदल जाती थी। लेकिन उन मुगलों की तकदीर का सूरज कब का डूब चुका था। अब उनकी आंखों में सलाइयां फेर कर उन्हें अंधा किया जा रहा था, उन्हें बेबस कैदी बनाया जा रहा था। अंग्रेज बहादुर उनकी बेइज्जती का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहा था। उनकी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान से सिमटते सिमटाते लाल किले की चारदीवारी के अंदर से भी गायब हो चुकी थी। बादशाह जफर की हैसियत शतरंज के बिसात पर बिछे बादशाह की होकर रह गई थी जिसके पिटने का अब समय आन पहुंचा था। बहरहाल इन सब के बावजूद मुगलों के नाम का इकबाल अभी बाकी था और शायद इसी वजह से उस समय तक दिल्ली वाले कुरान या गीता की कसम नहीं उठाते थे बल्कि दिल्ली की तख्त की कस्में खाते थे। और इसी वजह से मेरठ के सिपाही अपने अफसरों का काम तमाम करने के बाद कहीं और नहीं लाल किले की तरफ भागे थे।
और बहादुर शाह जफर को शहंशाह हिंदुस्तान का खिताब देकर उसे अपना नेता बना लिया था। और फिर शुरू हुई थी 1857 की कहानी, जिसे हिंदुस्तानी आज़ादी की पहली जंग के नाम से याद करते हैं, जबकि अंग्रेज सिपाही म्यूटनी या सिपाही विद्रोह या गदर कहते हैं। 11 मई से 20 सितंबर तक चले इस संघर्ष में इतना कुछ हुआ कि उसे 10 मिनट के प्रोग्राम में समेट पाना नामुमकिन है। 19 सितंबर को दिल्ली फतह करने के बाद अंग्रेज़ों ने पहले दिल्ली वालों के खून से अपने बदले की आग को ठंडा किया, फिर दिल्ली के वजूद को मिटाने पर ही आमादा हो गए। अंग्रेज़ों ने दिल्ली वालों का खून कितनी बेरहमी से बहाया, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। पहले दिल्ली और दिल्ली की खूबसूरत इमारतों से उनकी दुश्मनी की बात करते हैं। मिर्ज़ा गालिब उन चंद हिंदुस्तानियों में से थे जो 1857 में अंग्रेज़ों की सत्ता की बहाली के बाद दिल्ली में बाकी बच गए थे। उन्होंने अपने खत में दिल्ली की हालत को कुछ इस तरह से बयान किया है। जामे मस्जिद के गिर्द 25-25 फीट गोल मैदान निकलेगा, दुकानें हवेलियां ढाई जाएंगी, दारुल बका दारुल फना हो जाएगी, रहे नाम अल्लाह का, खान चंद का कूचा शाह बोला के बड़ तक ढहेगा, दोनों तरफ से फावड़े चल रहे हैं, बाकी सब खैरियत व आफियत है। शायद मिर्ज़ा गालिब को ये अंदाज़ा नहीं था कि अंग्रेज़ों की नज़र सिर्फ बगावत में हिस्सा लेने वालों के घरों पर या लाल किला या जामे मस्जिद के आसपास की हवेलियों पर ही नहीं है, बल्कि उनकी नज़र पूरी दिल्ली पर है। दिल्ली को चटियल मैदान बनाकर उसमें खेती करने का अभियान 1860 तक जारी रहा था। दिल्ली में कई अंग्रेज़ ऐसे थे जो जामे मस्जिद के समेत दिल्ली की सभी खूबसूरत मस्जिदों को गिराने की वकालत कर रहे थे, तो कई ऐसे थे जो इन्हें चर्च में तब्दील कर देने की पैरवी करते थे। आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि लेखक संवेदनशील होता है, उसे इंसानी दर्द समझ में आता है और वह हर तरह के भेदभाव से दूर रहता है। लेकिन मशहूर इंग्लिश उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस दिल्ली की बर्बादी देखने वालों में न केवल शामिल था, बल्कि ये तक लिख गया है कि काश मैं हिंदुस्तान का कमांडर इन चीफ होता, मैं पूरी ओरिएंटल रेस यानी भारतीय नस्ल को मिटा देता। अंग्रेजी अखबार लाहौर क्रॉनिकल ने एक पूरा अभियान चला रखा था। उसका कहना था कि हिंदुस्तानियों के साथ किसी भी तरह की रियायत न बरती जाए, दिल्ली को पूरी तरह नष्ट कर मिट्टी में मिला दिया जाए। द लास्ट मुगल के लेखक विलियम डालरिपल लिखते हैं कि दिल्ली को चटियल मैदान बना देने का लाहौर क्रॉनिकल का अभियान काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इस अभियान में सबसे हाई प्रोफाइल नाम 1859 से 1865 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे लॉर्ड पामेस्टन का था। उसने कहा था कि दिल्ली को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, हर उस इमारत को मिस्मार कर देना चाहिए जो मुसलमानों से संबंधित है, चाहे वो कितनी ही पुरानी और खूबसूरत क्यों न हो। ब्रिटिश वायसराय कैनिंग ने भी अपनी रजामंदी दे दी थी कि दिल्ली को मिटा दिया जाए। दिल्ली को नेस्तो नाबूद करने का काम शुरू भी हो चुका था। लाल किले के अंदर और लाल किले के बाहर की बेशुमार खूबसूरत इमारतें गिराई जा चुकी थीं। उनमें से खास थीं लाल किले के अंदर की खूबसूरत हरम की इमारतें। उन्हें गिराकर उनकी जगह पर भौंडे बैरक खड़े कर दिए गए थे, जो आज भी अपनी मनहूस शक्ल लिए लाल किले के मखमल पर टाट के पैबंद की तरह क्रूरता की निशानी बने खड़े हुए हैं। उस समय की दिल्ली के कुछ स्केच हैं जिनसे पता चलता है कि अंग्रेज़ों ने दिल्ली में कितनी तबाही मचाई थी। लॉर्ड पामेस्टन और उस जैसे दूसरे अंग्रेज़ों की ख्वाहिशों पर कार्रवाई जारी थी। शायद लाल किला और पुराने दिल्ली का भी काम तमाम हो जाता, लेकिन भला हो देश के दूसरे हिस्सों के जाले बागी सिपाहियों का, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी अंग्रेज़ों से लोहा लेना जारी रखा था। और पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस का, जो बाद में वायसराय भी बना था, उसने अंग्रेज़ों की दिल्ली फतह में एक अहम भूमिका निभाई थी। और उसने गवर्नर जनरल चार्ल्स कैनिंग, जो उस समय तक वायसराय कहलाने लगा था, को इस मंसूबे पर अमल दरामद करने से बाज रखा था। उसने वायसराय को याद दिलाया कि दिल्ली को उड़ाने के लिए जितना बारूद चाहिए उसे हम पूरे हिंदुस्तान में बगावत को शांत कर सकते हैं। यही वजह है कि ये मस्जिद सदियों की तरह आज भी दो जानों बैठी अपने मीनारों के हाथ उठाए अपने फर्जंदों की सलामती की दुआ मांगने के लिए महफूज रह गई, और लाल किला 15 अगस्त को हमारा राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए सलामत रह गया। हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेशकीमती कमेंट देकर हमारी हौसला अफजाई करें। नमस्कार।